Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Meera Girls College, उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर के पेपर सेकंड ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र रूरल एंड अर्बन सोशलॉजी के सेकंड यूनिट में कास्ट, उसकी अवधारणा, उसकी विशेषताएं तथा उसमें होने वाले परिवर्तन को स्टडी करेंगे। ये हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जाति जो है उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और वर्तमान में जाति में ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जब हम जाति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्राचीन काल में समाज में उपस्थित या समाज में पाई जाने वाली वर्ण व्यवस्था की ओर जाती है। उस वक्त समाज में 4 वर्ण पाए जाते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे थे समाज के अंदर, और फिर या आगे जाकर यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और इन्हीं वर्णों से अनेक जातियाँ बन गई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव या जाति के आधार पर ऊंच नीच का क्रम जो है वो समाज के अंदर, विशेषकर ग्रामीण समाज में प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। आज भी जाति के आधार पर हम काफ़ी लोगों के अंदर भेदभाव जो है उसको आज भी हम देखते हैं। जो मानसिकता है लोगों की उसके अंदर उतना परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि जिस प्रकार की एक सामाजिक स्तरीकरण ग्रामीण समाज में देखने को मिलता था उसका प्रभाव कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा है। तो हम देखते हैं कि जाति जो है हिंदुओं के सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता रही है, और इसके अध्ययन के बिना हम जो भारतीय समाज की जो संस्थाएं हैं उनको नहीं समझ सकते, क्योंकि जाति के आधार पर ही भारत के अंदर व्यक्ति के कार्य, उसकी परिस्थिति और उसको जो अवसर उपलब्ध होते थे उनका निर्धारण किया जाता था। समाज में किसी भी व्यक्ति को कैसा स्थान दिया जाएगा, क्या उसकी परिस्थिति, उसका स्टेटस रहेगा, ये जाति के आधार पर निर्धारित होता था। कोई भी व्यक्ति क्या कार्य करेगा ये भी जाति के आधार पर निर्धारित होता था, क्योंकि जाति के आधार पर परंपरागत व्यवसाय जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता था। तो जाति जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता था। वो व्यक्ति के लिए जहाँ सुविधाओं को निर्धारित करती थी वहाँ असुविधाएं भी जाति के आधार पर निर्धारित थी, कि जो उच्च जाति के लोग थे उन्हें समाज में उच्च स्थान मिलता था और सुविधाएं मिलती थी, और जो निम्न जाति के लोग थे उनका स्टेटस लो होता था समाज में और उनको सुविधाओं से वंचित भी रखा जाता था। न केवल सुविधाओं से वंचित रखा जाता था बल्कि उनका ज़मीन पर, भूमि पर स्वामित्व जो था वो भी जाति के आधार पर ही निर्धारित था, कि जो उच्च जाति के लोग थे उनका उस पर अधिकार हुआ करता था और निम्न जाति के लोग उनके नीचे रहकर काम किया करते थे। हिंदू समाज के अंदर हमें अनेक विशिष्ट और आत्मनिर्भर जाति समूह जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जाति जो है उसका अर्थ क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट? हम जाति से क्या समझते हैं? तो अंग्रेजी का कास्ट शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति, मत या भेद। और जाति शब्द की उत्पत्ति 1665 में ग्रेशियस डी ओरेटा नामक विद्वान ने की थी। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ग्रेशियस डी ओरेटा। और कास्ट शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो मदान और मजुमदार जो है उन्होंने अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बताया कि जाति एक बंद वर्ग है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जाति के अंदर एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो अपनी मृत्यु तक उसी जाति का सदस्य रहता है। C.H. कुले ने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं, यानी हेरिडिटिकली बेस्ड। आपके पिताजी जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट के आप होंगे, तो उस कंडीशन में ऐसे वर्ग को जो कि
वंशानुकरण पर आधारित होता है, हेरिडिटिकली बेस्ड होता है, उसे हम जाति कहते हैं। इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर प्रतिबंध लगाती है, और जो जाति जो है उसका निर्धारण वंशानुक्रम के आधार पर होता है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं जाति की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। जब हम जाति की विशेषताओं की बात करते हैं तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता होती है जातीय संस्तरण, या हम कह सकते हैं इसके अंदर कि जाति के आधार पर समाज में एक खंडात्मक विभाजन पाया जाता है, कास्ट हायरार्की जो है वो समाज के अंदर पाई जाती है। भारतीय जाति प्रथा ने हिंदू समाज को अनेक छोटे व बड़े खंडों में या उपखंडों में विभाजित किया है। हिंदू समाज जो है वो जाति के आधार पर अलग अलग छोटे बड़े हिस्सों में विभाजित हुआ है, और प्रत्येक हिस्सा या खंड जो है वो सदस्यों के पद, परिस्थिति एवं कार्यों को तय करता है। कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, उसका स्टेटस क्या होगा, और उसको क्या पोजीशन दी जाएगी, क्या पद दिया जाएगा, ये उसके कास्ट के ऊपर आधारित रहता है, या उस जिस खंड का वो सदस्य है उसके आधार पर तय किया जाता है। इसके अंदर जाति प्रधान समाज में सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समाज के बजाय अपनी जाति तक ही सीमित होती है। हम जब वी फीलिंग की बात करते हैं तो वो वी फीलिंग पूरी कम्युनिटीज़ के से रिलेटेड नहीं होती है, बल्कि उस स्पेसिफिक कास्ट से रिलेटेड होती है कि एक जाति विशेष के लोग अपनी जाति विशेष के लोगों के प्रति ही सामुदायिक भावना को रखते हैं, वी फीलिंग को रखते हैं। जाति के जो नैतिक नियम हैं उनका पालन करना व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे जाति पंचायत जो है दंड भी देती है। तो जाति प्रथा में ऊंच नीच का एक संस्तरण जो है, उतार चढ़ाव पाया जाता है, और प्रत्येक जाति की एक निश्चित सामाजिक स्थिति पाई जाती है। उस व्यवस्था में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ऐसे ही जातीय व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, और सबसे नीचे अछूत जातियाँ होती हैं। इस संस्करण में जातियों का ऊपर तथा नीचे गमन करना साधारणतः असंभव सा है। कोई भी जाति ऊपर नीचे गमन नहीं कर सकती। उनका जो पोजीशन है वो डिसाइड कर दी गई है कि सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे ब्राह्मण रहेंगे, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और उसके बाद अछूत जातियाँ। फिर हम बात करते हैं भोजन, व्यवसाय और विवाह संबंधी प्रतिबंध की। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूडिंग, ऑक्यूपेशन एंड मैरिज, कि इन जातियों के अंदर भोजन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित और विवाह से संबंधित प्रतिबंध पाए जाते हैं। जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन दो प्रकार का होता है, कच्चा और पक्का। कच्चा भोजन एक व्यक्ति अपने से ऊंची जाति व अपनी जाति के सदस्यों के हाथ का बना होने पर ही ग्रहण करता है, या तो उससे अपर कास्ट हो या उसकी सेम कास्ट हो, उसके लोगों के द्वारा ही ग्रहण करता है। जबकि पक्का भोजन वो अपने समकक्ष तथा अपने से नीचे की जातियों के हाथ का भी ग्रहण कर सकता है, किंतु अछूत व शूद्र जातियों का नहीं। एक व्यक्ति किस जाति के लोगों के यहाँ हुक्का, पानी, बीड़ी आदि ग्रहण करता है, इससे संबंधित जातीय नियम भी बने हुए हैं। यानी कोई भी व्यक्ति दो प्रकार की भोजन व्यवस्था होते, दो प्रकार के भोजन होते हैं, कच्चा और पक्का। कच्चा भोजन जो है वो अपने से ऊंची जाति और अपनी समकक्ष जाति के सदस्यों के साथ ग्रहण कर सकता है, और पक्का भोजन अपने से समकक्ष और अपने से नीची जाति के लोगों के साथ ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो जाति जो है अछूत या शूद्र नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। जब व्यवसाय की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि परंपरागत व्यवसाय पाया जाता है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सिस्टम होता है कि प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। जैसे सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार और कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, ये जाति के साथ ही निर्धारित हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जाति और व्यवसाय के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। एक जाति अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर दूसरे व्यवसायों के अंदर भी
लगी हुई है, ये चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली अब जब हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह संबंधी प्रतिबंध भी पाया जाता है कि प्रत्येक जाति के विवाह संबंधी अपने नियम हैं और जातियां चूँकि अनेक उपजातियों में बटी होती हैं और प्रत्येक उपजाति अपने ही समूह में विवाह करती है, दूसरी जातियों में विवाह करने की उसे छूट नहीं होती। अगर ऐसा किया जाता है तो उसे जात बाहर कर दिया जाता है, उसे अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जाति अंतर्विवाह ही जाति प्रथा का सार तत्व है कि एंडोगेमी इज़ द एसेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, कि एक जाति के लोग अपनी ही जाति के अंदर विवाह संबंध करते हैं। जन्म से निर्धारण, क्योंकि जाति का निर्धारण जो है वो जन्म से होता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का सदस्य बन जाता है और जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है। वह अपने संपूर्ण जीवन काल में अपनी जाति को बदल नहीं सकता। तो जाति का निर्धारण व्यक्ति के जन्म से होता है। सामाजिक व धार्मिक नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एंड प्रिविलेजेस। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ नियोग्यताएं भी होती हैं। ऊंची जातियां अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विशेषाधिकार का उपयोग करती हैं और निम्न जातियों को कई सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। यानी उच्च जातियां जो होते हैं उनको विशेषाधिकार होते हैं और निम्न जातियों की कुछ नियोग्यताएं होती हैं। अछूतों को सड़क पर चलने, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने, मंदिरों में प्रवेश आदि की मनाही रहती है। वर्तमान समय में जाति व्यवस्था को अनेक शक्तियों ने प्रभावित किया है और आज भी जाति के अनेक विशेषताएं जो हैं वो परिवर्तित हो रही हैं। तो वर्तमान समय में हम जाति के अंदर काफ़ी परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जिन्होंने कि जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है, उसको प्रेरित किया है, किस तरह से उसके अंदर परिवर्तन जो है उसको लेकर आया है। तो बहुत सारे कारक हैं जो कि जाति व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट कारक हैं वो है औद्योगिकरण, नगरीकरण और पश्चिमीकरण, यातायात के साधनों का विकास, राजनीतिक तथा धार्मिक आंदोलन। तो जब हम बात करते हैं औद्योगिकरण की, तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक ही कारखाने में साथ साथ काम करने लगे। इनिशियल में जब जातियां गांव में थी तो गांव के अंदर जाति संबंधी नियोग्यताओं का पालन करना बहुत आसान था कि एक ब्राह्मण अगर अछूत की छाया उसके ऊपर पड़ जाती तो वापस स्नान कर सकता था, उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकता था, उनके बीच में ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको मेंटेन कर सकता था। लेकिन जब लोग गाँव से शहरों की तरफ आए, उद्योग धंधों में काम करने लगे, तो साथ साथ एक कारखाने में काम करते समय इस तरह की जो नियोग्यताएं थी उसको मेंटेन करना मुश्किल था। इससे जातीय भावना धीरे धीरे समाप्त हुई और उसके स्थान पर वर्ग भावना पैदा हुई। जाति का स्थान वर्ग ने ले लिया। अब विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक ही मंच पर, एक ही राजनीतिक दल व श्रम संगठन द्वारा एक ही झंडे के नीचे एकत्र होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयास करने लगे। इस प्रकार औद्योगिकरण ने विभिन्न जातियों में एकता का सूत्रपात किया, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं था। आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप किसी भी प्रकार की जाति संबंधी नियोग्यता का पालन नहीं कर सकते, छुआछूत का पालन नहीं कर सकते। एक ही उद्योग धंधे के अंदर काम कर रहे हैं लोग, विभिन्न जाति भाषा धर्म के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जाति संबंधी भेदभाव को बनाए रखना मुश्किल हो गया। इस प्रकार औद्योगिकरण ने जाति की जो नियोग्यताएं थी उनको समाप्त करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब हम नगरीकरण की बात करते हैं कि लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे और जब शहरों की तरफ बहुत अधिक संख्या में आए तो वहाँ नगरों का विकास हुआ और जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकीकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। नगरों के अंदर विभिन्न जाति भाषा धर्म के लोग जो हैं वो एक साथ निवास करने लगे। सिनेमा, होटल, क्लब आदि में सभी जातियों के व्यक्ति साथ साथ उठने, बैठने व खाने लगे। नगरों में जाति के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होने लगा। इससे भी जाति का प्रभाव शिथिल हुआ।
अब नगरों में जाति के आधार पर व्यक्ति का इम्पोर्टेंस जो था, उसका स्टेटस जो था वो कम हो गया, बल्कि व्यक्ति की जो योग्यताएं थी या व्यक्ति का जो आर्थिक स्थिति थी उसके आधार पर व्यक्ति को समाज के अंदर स्थान मिलने लगा। उसकी जो स्टेटस था, उसका जो डेजिग्नेशन था, उसके आधार पर उसका स्टेटस निर्धारित होने लगा। तो नगरीकरण ने भी जो जाति संबंधी जो प्रतिबंध थे उनको शिथिल किया, उसके प्रभावों को शिथिल करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन की जब हम बात करें तो पश्चिम की शिक्षा व्यवस्था ने परंपरागत जाति शिक्षा के स्थान पर भारत में अनेक प्रकार की विशिष्ट शिक्षाएं प्रदान की, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और साइंस से रिलेटेड एजुकेशन, जिससे लोगों के जो सोच थी उस सोच के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आया। धर्म के स्थान पर तर्क और वैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ा। पश्चिम के प्रभाव ने भारतीय लोगों में भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, प्रेम विवाह आदि को स्वीकृति दी तथा छुआछूत और खान पान के बंधन शिथिल किए। जब पश्चिम की हवा चली तो उसने लोगों को काफ़ी कुछ उनकी सोच को बदलने में अपना रोल प्ले किया, क्योंकि पश्चिमीकरण के कारण लोग जो है धर्म के स्थान पर तर्क के आधार पर लोगों को चीज़ों को समझने लगे, घटनाओं को समझने लगे, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढने लगे और धीरे धीरे वैज्ञानिकता जो था उसका प्रभाव भी इतना हुआ कि लोगों ने छुआछूत और खान पान संबंधी जो नियोग्यताएँ थी उनको धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई। यातायात के साधनों का विकास, रेल, बस, वायुयान, जहाज आदि जो यातायात के साधन थे उसने सभी जाति के लोगों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए प्रेरित किया। और जब किसी यातायात के साधन के अंदर विभिन्न जाति, भाषा, धर्म के लोग सहयात्री बनकर यात्रा करने लगे तो उनमें छुआछूत और भोजन संबंधी नियमों में शिथिलता आई। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बस में बैठकर जा रहे हैं और रास्ते में उतरकर आपका चाय पीने का मन है तो जो व्यक्ति चाय बना रहा है उससे आप उसकी जाति नहीं पूछेंगे और बिना जाति पूछे, बिना किसी छुआछूत का भेदभाव का आचरण किए आपकी उसके हाथ की बनी हुई चाय भी पी लेंगे। तो जब व्यक्ति एक साथ सफ़र करने लगे तो उनके भोजन संबंधी और छुआछूत संबंधी जो नियम थे उनमें शिथिलता आई और लंबे सफ़र में सभी जातियों के व्यक्ति जो हैं वो साथ साथ उठने, बैठने और खाने पीने लगे। इससे उनमें भाईचारे और समानता की भावना पनपी। तो हम कह सकते हैं कि यातायात के नवीन साधनों ने भी लोगों में गतिशीलता उत्पन्न की और उस गतिशीलता ने जाति के जो नियम थे उन नियमों में शिथिलता लाने में मदद की। राजनीतिक तथा धार्मिक आंदोलन की बात करें तो अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देश के नेताओं ने सभी जातियों के लोगों का आह्वान किया। सभी जातियों के लोगों को कहा कि देश की आज़ादी है और इस आज़ादी में आपको कंट्रीब्यूट करना है। स्वतंत्रता संग्राम में सभी जातियों ने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। इससे जातीय भेदभाव कम हुआ और आपस में समानता और प्रेम और भाईचारे की जो भावना थी वो पैदा हुई। जब हम धार्मिक आंदोलन की बात करें तो जातीय व्यवस्था में परिवर्तन व सुधार के लिए तथा अछूत जातियों के उद्धार के लिए अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। इनमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि प्रमुख हैं। इन आंदोलनों के कारण जाति के जो परंपरागत खान पान और विवाह संबंध जो थे उनमें शिथिलता आई। लोगों ने इन सब नियमों के अंदर परिवर्तन को स्वीकार किया। नवीन व्यवसाय की बात करते हैं तो वर्तमान में कृषि के अतिरिक्त अन्य कई व्यवसाय जो है वो पनपे, जैसे कि वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी नौकरियां जिन पर किसी भी जाति का परंपरागत अधिकार नहीं था। इन व्यवसायों को सभी जातियां अपनाने लगी। इससे जाति के वंशागत जो व्यवसाय था उसमें परिवर्तन आया। अब हम बात करते हैं ग्रामीण जाति व्यवस्था में परिवर्तन। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के जो कारक थे उन कारकों ने ग्रामीण जाति व्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित किया और परिवर्तन को और ज़्यादा बढ़ाया।
तो हमने देखा कि इस क्या क्या परिवर्तन आया। बेसिकली अगर हम देखें कि किस प्रकार के परिवर्तन उन कारकों के कारण आए, तो सबसे पहला परिवर्तन था जातीय संस्तरण में परिवर्तन। कि जो जातीय संस्तरण पाया जा रहा था गाँव के अंदर, एक हायरार्की जो निश्चित थी कि सभी जातियों की एक सुनिश्चित स्थिति है। वर्तमान में निम्न जातियों ने संस्कृतिकरण और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपनी सामाजिक स्थिति जो है वो ऊंची उठा ली है। जिन जातियों का जातीय संस्तरण में निम्न स्थान था, उन्होंने संस्कृतिकरण के कारण, यानी अपने से उच्च जाति के संस्कारों या संस्कृति को अपनाकर, या फिर राजनीतिक जो सत्ता है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करके, या फिर राजनीतिक सत्ता के अंदर अपने भूमिका करके, अपना पहुंच बनाकर अपनी जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर उसको बढ़ा लिया। भोजन, व्यवसाय और विवाह संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता, रिलैक्सेशन इन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फूडिंग, ऑक्यूपेशन एंड मैरिज। ये जो तीनों चीज़ें थी, चाहे वो खान पान हो, चाहे व्यवसाय हो या फिर विवाह हो, इन सभी प्रतिबंधों में हमको शिथिलता देखने को मिली। जब हम बात करते हैं खान पान की, तो परंपरागत ग्रामीण जाति व्यवस्था में ये निश्चित था कि कौन सी जाति किस जाति के यहाँ भोजन, पानी और हुक्का ग्रहण कर सकती है और कहाँ ग्रहण नहीं कर सकती है। लेकिन वर्तमान में सभी जातियों के लोग होटल, रेस्टोरेंट आदि में साथ साथ खाने पीने और उठने लगे हैं, और खान पान संबंधी निषेधों के अंदर शिथिलता आई है। बात अगर व्यवसाय की करें, तो व्यवसाय के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जो परंपरागत व्यवसाय थे, उन व्यवसायों को छोड़कर व्यक्ति जो है अपनी पसंद के, अपनी स्किल के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार व्यवसायों का चुनाव करने लगा है और अलग अलग व्यवसायों को अपनाने लगा, परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर। विवाह संबंधी परिवर्तनों में देखें तो एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव जो था पहले अपनी जाति में ही करता था, लेकिन वर्तमान के अंदर प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह जो है वो बहुत अधिक होने लगे हैं, और गोत्र और प्रवर्ग के जो बंधन थे वो भी ढीले हो गए हैं। ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट, क्योंकि हम मान के चलते थे कि ब्राह्मण टॉप मोस्ट पोजीशन में है, उनका स्टेटस सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि जाति के स्थान पर वर्ग को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति का जो परिस्थिति है उसका निर्धारण जाति के आधार पर न होकर उसकी योग्यता के आधार पर होता है। तो वहाँ पर ब्राह्मण जो है उनका प्रभुत्व व प्रभाव घट गया। अब जन्म के स्थान पर व्यक्ति के अर्जित गुणों का महत्व बढ़ गया है, धर्म का प्रभाव कम हो गया, इससे ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति घट गई। अब अनेक सरकारी व गैर सरकारी पदों पर कई ब्राह्मण अछूतों के अधीन कार्य कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ब्राह्मणों की स्थिति के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताओं में परिवर्तन, चेंज इन सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़। वर्तमान में कई धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों व कानूनों ने अछूत व निम्न जातियों की दशा सुधारने, उनके कल्याण के लिए प्रयास किए। वर्तमान में सरकार अछूतों के उद्धार के लिए बहुत कार्य कर रही है, कठोर नियम भी बनाए हैं जिससे कि किसी भी प्रकार की छुआछूत जो है उसको फॉलो ना किया जाए। सभी समान हैं, सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है। उन्हें आज भी कई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त हैं जो कि पहले प्राप्त नहीं थी, और जातियों के बीच में जो पाई जाने वाली छुआछूत थी वो भी अब समाप्त हो रहा है। जन्म के महत्व का घटना, चूँकि अब व्यक्ति का स्टेटस उसके जन्म के आधार पर नहीं है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से होता था कि उसने पहले किस जाति में जन्म लिया है, किंतु वर्तमान में जन्म के स्थान पर व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों व अर्जित गुणों का महत्व बढ़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ग्रामीण भारत में जातीय व्यवस्था में अनेक नवीन परिवर्तन हुए हैं, फिर भी गाँवों में नगरों की अपेक्षा परिवर्तन की गति जो है वो धीमी है, और आज भी जाति का प्रभाव जो है कहीं कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर हम नगरों में जाति व्यवस्था की बात करें तो उसके अंदर भारत में सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रमुख स्वरूप होते हैं, एक है जाति व्यवस्था का और दूसरा है वर्ग व्यवस्था का। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज, दोनों में स्तरीकरण देखने को मिलता है, दोनों में भेदभाव देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था जो है वो
ग्रामीण समाज की विशेषता है और वर्ग व्यवस्था नगरीय समाज की विशेषता है। व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य अवश्य होता है और वह जाति के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त नहीं हो पाता। जाति नगरीय क्षेत्र में भी जीवन की एक वास्तविकता है। अंतर केवल इतना है कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जाति संबंधी प्रतिबंधों का आज भी कड़ाई से पालन किया जाता है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में ये प्रतिबंध शिथिल हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी संस्तरण की प्रणाली में नीची समझी जाने वाली जातियों में जातीय प्रतिबंधों का आज भी कड़ाई से पालन किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा, पाश्चात्य मूल्यों के प्रसार, यातायात और संदेश वाहन के नवीन साधनों, महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा एकाकी परिवारों की बढ़ती संख्या, सहशिक्षा, कारखानों का विकास, इन सब के कारण विभिन्न जातियों के व्यक्ति साथ साथ काम करते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब वहाँ जाति प्रतिबंधों की अधिक चिंता नहीं करते, प्रेम विवाह हो रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं, खान पान संबंधी शिथिलता आई है, विभिन्न जातियों के लोग साथ साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, जातीय आधार पर ऊंच नीच की भावना में कमी आई है। अब अस्पृश्यता या छुआछूत उस रूप में नहीं दिखती जिस रूप में पहले दिखाई देती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों में जो निम्न जाति के जो लोग थे उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई है। अब उन्हें उच्च पदों पर आरक्षण दिया जा रहा है। स्वर्ण जाति के व्यक्तियों की सोच, मानसिकता और विचार और दृष्टिकोण में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। आज स्वर्ण जाति के सदस्य मानते हैं कि देश की उन्नति के लिए जातीय भेदभाव व संकीर्णता को समाप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरों में जातियां समाप्त हो रही हैं और उनका स्थान वर्ग ले रहे हैं। इतना अवश्य है कि एक ही वर्ग में विभिन्न जातियों के लोग देखने को मिलते हैं। एक ही जाति के सदस्यों में शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है। इसके विपरीत समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर बनने वाले वर्गों में विभिन्न जातियों के लोग जो हैं वो ज़्यादा निकटता से रह रहे हैं, उनमें निकटता बढ़ती जा रही है।